मॉर्निंग बच्चों, सभी बच्चों को हैप्पी लोहड़ी। करें स्टार्ट क्या? अगली लोहड़ी जॉब के साथ मनाना। करें स्टार्ट। लास्ट आई थिंक 1923 तक पहुंचे थे हम। 1923 तक पहुंच गए थे ना। 1923 में मेन हमने एक कौन सी पार्टी बनी थी? स्वराज्य पार्टी बनी थी। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और MC केलकर। 1924 में जब चुनाव हुए तो इस पार्टी को अपार सफलता मिली थी। और 1925 में क्या हुआ था बेटा कि वल्लभ भाई क्या नाम विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में चुना गया, जो इस पार्टी की बड़ी जीत थी। बाद में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद ये पार्टी बिखर जाएगी अपने आप। ठीक है, असहयोग आंदोलन भी पड़ा था। ठीक है, आज हेडिंग डाल लो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, क्योंकि 1924 के बाद है ना कौन से आंदोलन चलेंगे बेटा? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। कौन से आंदोलन चलेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा आज हम? भारत में कौन से आंदोलन? क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। एक तरफ नरम दल था, एक तरफ गरम दल था, और एक और थी क्रांतिकारी विचारधारा। नरम दल भी तो एक विचारधारा थी ना। वो क्या करते थे? अंग्रेजों की नीतियों में विश्वास रखते थे, और गरम दल वालों ने अंग्रेजों की खिलाफत करना शुरू किया। और जो क्रांतिकारी थे ना, वो तो डंके की चोट पर क्या चाहते थे? आजादी चाहते थे। ठीक है, नरम दल वाली विचारधारा थी। ठीक है, कि मतलब वो लगभग मान के चलो कि 10 में से एक मांग ली ना, तो वो भी मिठाई बांट दिया करते थे कि अंग्रेजों को हमने झुका दिया। और गरम दल वाले है ना, वो ऐसा करते थे कि 10 में कम से कम कितनी मांगे मानी जानी चाहिए? 8 है। और क्रांतिकारी कहते थे कोई 10 में से 10 मांगे हमारी मानी जानी चाहिए। ये वो विचारधारा थी। कोई आपको ईंट मारे ना तो सामने से उसको पत्थर मारना। ये कौन सी विचारधारा थी? क्रांतिकारी, गांधीवादी थी। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो क्या कर दो, दूसरा आगे कर दो। ये उल्टी थी। बोला किसी ने आपको अगर मतलब ईंट मारी है ना, उसको पत्थर मारो। ठीक है, मतलब ईंट का जवाब हमें किससे देना है? पत्थर से देना है। ये क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है, इस कैटेगरी में ना 1924 में एक पार्टी की स्थापना होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की क्या होती है? स्थापना होती है। इसे बोलते हैं HRA। क्या बोलते हैं बेटा? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 1924 में किसकी स्थापना होती है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। कहते हैं इसकी स्थापना में ना मुख्य नाम आया था सचिंदर सन्याल, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, इन दो व्यक्तियों का नाम इसमें क्या था? प्रमुख रूप से था। भारत में लिख लो 1924 में किसकी स्थापना होती है बेटा? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1924 में हुई थी। ठीक है, नाम क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। संस्थापक पूछे तो बेटा कौन होते थे? सचिंदर सन्याल होते थे। कौन होते थे? सचिंदर सन्याल और चंद्रशेखर आजाद। ज्यादा चंद्रशेखर आजाद ज्यादा फेमस हुए थे इसमें। ठीक है, तो उनसे जोड़कर देखा जाता है। भगत सिंह बाद में इससे जुड़ेंगे। तो ये पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HRA बोलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई? स्थापना हो गई। ठीक है, अब है ना इसमें ना क्रांतिकारी जुड़ते जा रहे थे। इसमें प्रमुख क्रांतिकारी थे जैसे राजेंद्र लाहाड़ी। ठीक है, रोशन
लाल, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद तो थे ही थे, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है। बाद में इसमें कौन जुड़ेंगे, भगत सिंह बाद में जुड़ेंगे, ठीक है। और इसमें मतलब सदस्यों में से एक थे अशफाक उल्लाह। कौन होते थे, अशफाक उल्लाह होते थे। कौन होते थे बेटा, अशफाक उल्लाह, जो मुसलमान होते थे, ठीक है। तो इस मतलब संगठन के प्रमुख सदस्य कौन होते थे, राजेंद्र लाहिड़ी होते थे, सचिंदर सन्याल होते थे, चंद्रशेखर आजाद होते थे, ठीक है। भगत सिंह बाद में जुड़ेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें कौन होते थे, रोशन लाल होते थे, और एक अशफाक उल्लाह। अशफाक उल्लाह एक मात्र इसमें क्या था, मुसलमान था। क्या था बेटा, मुसलमान था। और अशफाक उल्लाह है ना, ये कहते हैं एक बचपन में जब मैं पता नहीं 6th क्लास में था या 7th क्लास में, एक चैप्टर आता था अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह, ये चैप्टर हुआ करता था उस टाइम। और उसमें कहते हैं कि अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह अपनी माँ को कहता है कि मेरे को HRA ज्वाइन करनी है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसकी माँ मना कर देती है कि बेटा तेरे को ये ज्वाइन नहीं करनी। तो इसने अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं ये पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इसकी माँ कहती है बेटा कि जो अंग्रेजों ने ना हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या बो दिए हैं, कटुता के बीज बो दिए हैं। कल को ये क्रांतिकारी आंदोलन है, इतनी गारंटी है कि तू क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेगा तो एक दिन तेरे को अंग्रेज पकड़ लेंगे, और अंग्रेज जब तेरे को मारेंगे पीटेंगे ना, तो तू हिंदू भाइयों का नाम ले देगा कि ये इस षड्यंत्र में शामिल थे, और बाद में क्या होगा, सभी मुसलमान कौम लज्जित हो जाएगी। तो ये अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह कहता है माँ आप मेरी परीक्षा ले लो, मैं किसी भी मेरे हिंदू भाइयों का नाम नहीं लूंगा। तो इसकी माँ क्या कहती है, इसकी माँ है ना अंदर से ना एक जैसे कोई अपना जैसे पूजा स्थल होता है ना, उसमें जोत होती है, कहती है इसकी माँ एक दिया सलाई लेकर आई और कहा कि बेटा जब तक मैं ना कहूं ना तो इस दिया सलाई से हाथ साइड में मत करना। कहते इसकी माँ ने यहाँ दिया सलाई रखी और ऊपर अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह ने क्या रख दिया, हाथ रख दिया। और उस मतलब दिए की लो है ना इनकी हथेली को क्रॉस कर ऊपर तक आ गई थी, लेकिन इसने अपना हाथ साइड में नहीं किया। कितना दर्द होता होगा, फील करके देखो, थोड़ा सा हमारा हाथ जल जाए ना तो भी कितना दर्द होता है। और इस इंसान के लो हाथ के ऊपर क्रॉस कर गई, फिर इसने हाथ साइड में नहीं किया, माँ ने दिया गिरा दिया और इसको गले से लगा लिया। बोला बेटा तू कोई भी पार्टी अब तेरा दिल करे वो पार्टी ज्वाइन कर सकता है। ऐसे क्रांतिकारी थे अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह। हुआ भी कुछ ऐसा कि काकोरी षड्यंत्र में इनका नाम आया था और अंग्रेजों ने कहा कि इनको तू सरकारी गवाह बन जा, तेरे को हम है ना जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन इसने किसी भी हिंदू क्रांतिकारी का नाम नहीं लिया था। तो भारतीयों के लिए आजादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाला पहला मुसलमान कौन था, अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह। अब बात आती है 1925 में, एक जिसे हम इतिहास में पढ़ते हैं, एक घटना हुई जिसे हम काकोरी घटना बोलते हैं। कांड तो नहीं बोल सकते, ठीक है, पहले किताबों में काकोरी कांड लिखा होता है, काकोरी घटना लिख लेना। ये 1925 में हुई थी। कौन सी घटना हुई थी बेटा, काकोरी घटना हुई थी। काकोरी घटना कब हुई थी, 1955 में। ये सहारनपुर के निकट है ना, यूपी के आले वाले एरिया में ना एक रेल जा रही थी। क्या जा रही थी बेटा, एक रेल जा रही थी। और उस रेल में ना वो किस से भरी हुई थी, खजाने से भरी हुई थी। और आपको पता है कि क्रांतिकारियों को ना पैसों की जरूरत होती है, देश को आजाद कराने के लिए। क्रांतिकारियों के पास इतना पैसा नहीं था, तो वो क्या करते थे, अंग्रेजों को लूटने का काम किया करते थे। क्रांतिकारियों को पता चल गया कि कोई अंग्रेजों की खजाने की भरी हुई क्या जा रही है, ट्रेन। तो उन्होंने यूपी में सहारनपुर के निकट एक जगह है काकोरी, वहां पर उस ट्रेन को लूटने का क्या किया था, काम किया। और बाद में ना इसमें बहुत से भारतीय पकड़े गए, जिनमें कहते हैं राजेंद्र लाहिड़ी पकड़े गए थे, ठीक है। अमर क्रांतिकारी कौन पकड़े गए थे, अशफाक उल्लाह पकड़े गए थे, रोशन लाल पकड़े गए थे। इन सभी को क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल, लिख लो, इनको क्या दे दी गई थी,
फांसी दे दी गई थी। लिख लो किसको फांसी दे दी गई थी बेटा। इसमें किसका नाम आया था, एक राम प्रसाद बिस्मिल का और नाम आया था। लिख लो राम प्रसाद बिस्मिल, इनको भी क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को भी क्या दे दी गई थी। इसमें एक नाम और आया जिनको फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को भी क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो इसमें किसको फांसी दे दी गई थी बेटा, राजेंद्र लाहिड़ी को, अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह को, रोशन लाल को और राजेंद्र लाहिड़ी को क्या दे दी गई थी, फांसी। और इसमें अंग्रेजों ने ना अशफाक उल्लाह के सामने, अंग्रेजों को पता था कि हिंदू और मुसलमानों में दरार डालने का सबसे बड़ा तरीका है, तो उन्होंने क्या किया कि इसको अशफाक उल्लाह को कहा कि तू है ना गवाह बन जा, सरकारी गवाह बन जा, हम तेरे को जिंदा छोड़ देंगे और तू अंग्रेजों भारतीयों के नाम ले ले। तो इसमें फांसी किसको दी गई थी, एक तो राजेंद्र लाहिड़ी को, किसको दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई थी। एक किसको दी गई थी बेटा, अशफाक उल्लाह को दी गई थी। और फांसी किसको दी गई थी, रोशन लाल, किसको दी गई थी, रोशन लाल। और एक फांसी किसको दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, इनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और किस घटना के बाद फांसी दे दी गई थी, काकोरी की घटना के बाद इनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। ये घटना कब की थी बेटा, 1925 की। कब की घटना थी, 1925 की घटना थी, याद रह जाएगा ना। ठीक है, कौन सा कांड बोला जाता है इसे, काकोरी कांड। हम कांड नहीं कहेंगे क्योंकि यह क्रांतिकारी घटना थी, तो काकोरी घटना के नाम से हम इसको संबोधित करेंगे। ये कब की बात थी, 1925 की बात थी। ठीक है, अब एक संगठन और बनता है, क्योंकि आज हम क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे हैं, वैसे हम पढ़ाते साइमन कमीशन 1927 में नियुक्ति हुई, 28 में भारत आया, तो वो हम आगे का इतिहास बाद में पढ़ेंगे। आज हमारा प्रमुख टॉपिक रहेगा जितनी भी क्रांतिकारी एक्टिविटी हुई थी। अब 1928 में ना जो HRA था ना, इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम रख दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया गया, HSRA। एक नया शब्द जोड़ा गया जिसे हम बोलते हैं सोशलिस्ट। ठीक है, इसकी स्थापना कब मानी गई, 1928 में। और कहते हैं इसके संस्थापक कौन होते थे, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, इसके संस्थापक कौन माने गए थे बेटा, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद माने गए थे। इसके संस्थापक कौन माने गए थे, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। किसके संस्थापक माने गए थे बेटा, HSRA। देखो 1924 में वो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब है ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, वो थी 1924 में। और ये कब थी, 1928 में। उसमें सचिंदर सन्याल और चंद्रशेखर आजाद, इसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद प्रमुख संस्थापक में आते हैं। ठीक है, इन्होंने ना कहते हैं बेटा 1928 में ना, ठीक है, मतलब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ना लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि उन पर ना अंग्रेजों ने कौन सा चार्ज कर दिया था, लाठी चार्ज कर दिया, जिसके चलते ना लाला जी की 1928 में ना कहते हैं नवंबर 1928 में लाला जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो ठीक एक महीने बाद है ना कहते हैं दिसंबर 1928 में ना, बंदे का नाम है शहीद भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह था साथ में। ठीक है, एक व्यक्ति था इनके साथ में, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, कहते हैं इन्होंने ना प्लान बनाया कि हम है ना किसको मारेंगे, सैंडर्स को मारेंगे। किसको मारेंगे बेटा, सैंडर्स को मारेंगे। सैंडर्स है ना एक पुलिस अधीक्षक होता था, क्योंकि लाठी चार्ज का ना कहते हैं, वैसे लाठी चार्ज का जो आदेश था ना लाला जी पर, वो कल पढ़ाऊंगा मैं, वो स्कॉट ने दिया था, लेकिन लाठी चार्ज करवाया किसने था,
सैंडर्स ने करवाया था, ठीक है। क्योंकि मतलब दो बातें याद रखना, साइमन कमीशन जब पढ़ाऊंगा ना, 1927 में नियुक्ति हुई, 28 में भारत आया, लाहौर में लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए, तो इस पर लाठीचार्ज का आदेश दिया था। एक अधिकारी था स्कॉट, लेकिन लाठीचार्ज करवाया किसने था? सैंडर्स ने करवाया। अब भगत सिंह ने कहा कि हम है ना इस सैंडर्स को मारकर किसकी मौत का बदला लेंगे? लाला लाजपत राय। क्योंकि एक बात याद रखना, जो शहीद भगत सिंह है ना, ये है ना किस स्कूल में पढ़ते थे? डीएवी स्कूल में पढ़ते थे, जिसकी नींव किसने रखी थी? लाला लाजपत राय ने। जब मैं आपको आंदोलन पढ़ा रहा था, आर्य समाज पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि इन्होंने लाहौर में डीएवी की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय। और डीएवी है ना, ये किसकी देन थी? आर्य समाज की देन होता था, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है। तो अब क्या था बेटा, दिसंबर 1928 में शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद है ना, ये किसको मारने के लिए जाते हैं? मारने स्कॉट को जाते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में ये किसको मारना चाहते हैं? सैंडर्स को। कहते हैं अब है ना, इस सैंडर्स पर पहली गोली चलाई थी चंद्रशेखर आजाद ने, लेकिन कहते हैं उनका क्या चूक गया था बेटा? निशाना चूक गया। तो दूसरी गोली मारी इसको किसने? भगत सिंह ने। और सैंडर्स को गोली लगते ही सैंडर्स वहीं पर ढेर हो गया। अब भगत सिंह है ना, कहता है मेरे को ना यहां पर क्या देनी है? अपनी गिरफ्तारी देनी है। क्योंकि भगत सिंह एक ऐसा इंसान था जो मौत को अपनी हथेली पर लेकर घूमता था। इस इंसान के, इस युवा के मन में ना कभी भी मौत का डर नहीं देखा गया था। 23 साल 24 साल का एक लड़का है जो मौत को अपनी हथेली पर लेकर चल रहा है। जब महात्मा गांधी ने ना असहयोग आंदोलन चलाया था ना, उन्होंने आह्वान किया स्कूल छोड़ दो, तो भगत सिंह ने कहते हैं स्कूल और कॉलेज क्या कर दिए थे? छोड़ दिए थे। बहुत छोटे टाइम की घटना है, क्योंकि 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ, 1920 में तो मात्र कितने साल का है ये लड़का? 13 साल का होगा, ठीक है। 7 में जन्म है, 20 में 13 ही साल का, इसमें जोड़ घटा कर रहे हो, ठीक है। अब कहते हैं 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो भगत सिंह कहते हैं कि अपने घर से ना, लाहौर से, ठीक है, लाहौर से ना पंजाब में अमृतसर तक ये इंसान पैदल गया था। उस टाइम इस इंसान की एज थी 12 साल। और वहां पर ना, वहां से ये ना लाल मिट्टी लेकर आया था। भारतीय क्रांतिकारी वहां पर शहीद हुए थे ना, उस मिट्टी को एक डिब्बे में भरकर अपने घर लेकर आया था, और सुबह उठते ही उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया करता था। 12 साल के लड़के में देशभक्ति की क्या भावना रही होगी, आप सोच भी नहीं सकते भगत सिंह क्या विचारधारा थी। आज है ना, आज का युग बिल्कुल अलग है। आज के 12 साल के लड़के को आप देख लो, ठीक है, कितनी की सोच, उसको मोबाइल से बाहर निकल जाए तो भी अच्छी बात है, ठीक है। और एक भगत सिंह थी जो देश को आजाद करवाने के सपने देखता था। आज 12 साल का अगर लड़का है, ज्यादा अगर मैं नहीं हूं तो वो 4th या 5th क्लास में होता होगा, क्योंकि 4-5 साल तो वो ही लग जाती है आपकी LKG, प्रेप 1, प्रेप 2। पहले हमारे टाइम में तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th होती थी। 5 साल में 5वीं कर लेता था। आजकल मेरे हिसाब से 5वीं तक पहुंचते पहुंचते 9 साल लग जाते होंगे उसको, ठीक है। तो एक 4th 5वीं क्लास वाला लड़का देश को कैसे आजाद करवाने की सोच सकता है? तभी आज भगत सिंह को हम आज मतलब याद करते हैं। तो भगत सिंह ने ना इसको गोली मार दी, और गोली मारते ही कहता है मेरे को क्या देनी है? तो ये चंद्रशेखर आजाद का बलाऊ, इसने कहा कि छोटे भाई तू गिरफ्तारी देना चाहता है, लेकिन तेरे को अंग्रेज गिरफ्तार नहीं करेंगे, यहीं पर गोली मार देंगे। चंद्रशेखर आजाद बड़ी मुश्किल से ना भगत सिंह को वहां से रवाना करके भगाने में कामयाब हुआ। तो भगत सिंह कहाँ चुप रहने वाला था? आते ही ना इन्होंने पर्चे बंटवाए। भगत सिंह ने क्या बंटवा दिए? पर्चे। और किस पार्टी के पर्चे बंटवाए? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के। और उन पर्चों पर लिखा था हमने लाला जी की मौत का क्या ले लिया? बदला ले लिया। हमने किसकी मौत का बदला ले लिया बेटा? हमने लाला जी की मौत का बदला ले लिया। भगत सिंह ने आते ही क्या बंटवा दिए? पर्चे बंटवा दिए। पहले है ना अंग्रेजों को पता नहीं था कि इसको सैंडर्स को मारा किसने है, क्योंकि सैंडर्स बहुत बड़ा अधिकारी था। उसको गोली लगते ही सारे पुलिस वाले
उसके आसपास मतलब इलाज के लिए घूमे। इतने में भगत सिंह और ये वहां से भागने में कामयाब हो गए चंद्रशेखर आजाद। लेकिन ना वहां पर क्या हुआ है, पीछे से भगत सिंह ने जानबूझकर क्या बंटवाए पर्चे, ताकि उनको पता चले कि इनको किसी और ने नहीं, भगत सिंह या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने इनको मारने का काम किया है। अब है ना अंग्रेजों के ना दिमाग में सोते जागते भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद घुमा करते थे। उन्होंने क्या किया, स्थानीय लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, इनके रिश्तेदारों को, या ये जिस गांव में रहते थे वहां पर अंग्रेज आते और छोटे छोटे बच्चों को, नौजवान बच्चों को ना अपने साथ ले जाते और उनसे भगत सिंह का पता पूछते। तो स्थानीय लोगों को मारना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने, मारपीट करना शुरू कर दिया। अब भगत सिंह ने कहा कि ऐसे तो काम बनेगा नहीं, मेरे को खुद की क्या देनी होगी, गिरफ्तारी देनी होगी, अदरवाइज ये स्थानीय लोगों को गिरफ्तार करेंगे। फिर टाइम आया 8 अप्रैल 1929 का। कब का आया बेटा? 8 अप्रैल 1929 का वो टाइम था। और ये इन्होंने ना सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। कहां पर बम फेंका? सेंट्रल असेंबली में। असेंबली में क्या फेंका? बम। वहां पर ना अंग्रेजों की ओर से ना एक बिल पास होना था बेटा, जिसे बोलते हैं सेफ्टी बिल। कौन सा बिल पास होना था? सेफ्टी बिल, जो भारतीयों के क्या होता था, खिलाफ होता था। तो भगत सिंह के साथ इसमें थे बटुकेश्वर दत्त। कौन थे बेटा? बटुकेश्वर दत्त थे। भगत सिंह के साथ कौन होते थे इसमें? बटुकेश्वर दत्त। दोनों कब की बात है? 8 अप्रैल 1929 की बात है। इन्होंने कहां पर बम फेंका? सेंट्रल असेंबली। अंग्रेजों की एक बैठक चल रही थी, ठीक है, बैठक चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चले गए। जैसे भी प्यारे बच्चों बैठक चलती है ना, वो है राउंड टेबल होती है ना, ऐसे चलती है, ठीक है। बीच का ये एरिया है ना, ये क्या रहता है बेटा? खाली रहता है। और साइडों में क्या लगी होती है? चेयर लगी होती है। और यहाँ पर एक स्पीकर बैठा होता है, वो इनको मतलब डिसिप्लिन बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर मीटिंग चल रही थी और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये पहले सोची समझी रणनीति के तहत आए थे कि हमें बम फेंकना है और किसी को जान की हानि नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने इस खाली जगह पर क्या फेंक दिया? बम फेंक दिया। और इनका एक ही नारा था कि हमें है ना बहरे अंग्रेजों को सुनाना है, बहरे अंग्रेजों को सुनाना है। इन्होंने कहा कि जब कोई बहरा हो जाए ना, तो जो धमाका है ना वो कैसा होना चाहिए? जोरदार होना चाहिए, अदरवाइज ये बहरे अंग्रेज हमारी बात को सुनेंगे नहीं। तो इन्होंने क्या फेंक दिया बेटा? कब फेंका बम? 8 अप्रैल 1929 को। कहां पर बम फेंका? सेंट्रल असेंबली में। जैसे ही इन्होंने बम फेंका ना, तो सेंट्रल असेंबली में भगदड़ मच गई। अब बम फेंकते ही ना वहां पर लोगों में क्या बच गई? भगदड़ मच गई। वहां तो मचनी थी। अब उनको तो पता नहीं था ना कि बम कितना शक्तिशाली है या नहीं है। उनको लगा कि ये बम तो इन्होंने आपको मारने के लिए फेंका है, लेकिन गलती से बम है ना ये खाली जगह में गिर गया है, जिसके कारण आप बच गए हो। तो पूरी की पूरी असेंबली में क्या मच जाता है? हड़कंप मच जाता है। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त है ना इनकलाब जिंदाबाद के क्या लगाते हैं? नारे लगाते हैं। और वहां पर अपनी पार्टी के क्या फेंकते हैं? पर्चे फेंकते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के पर्चे इन्होंने फेंके थे, ठीक है। अब सिंपल सी बात बताता हूं बेटा कि कोई भी बम रहता है ना, वो हमें पता नहीं है कितना शक्तिशाली है या नहीं। ये क्लास चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर बाहर से कोई है ना अल्लाहू अकबर करते हुए यहाँ पर बम फेंक कर चला जाए ना, तो यहाँ पर कोई एक भी बच्चा नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ पर सारे है ना यहाँ से भागेंगे, ठीक है। और भागेंगे और बाहर है ना मतलब सारे जितने भी ये चाय बनाने वाला वो ताऊ है ना, वैसे नहीं चला जाता उससे, वो भी भागेगा, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया, सारी की सारी गली है ना आपको देखकर भागेगी। उनको पता ही नहीं है मैटर क्या है, कोई भी नहीं बचेगा इस गली में। तो सारे के सारे अंग्रेज क्या कर रहे थे? भाग रहे थे। भगत सिंह उनके पीछे पीछे भाग रहा था, भाई कोई हमें गिरफ्तार कर लो, कोई हमें गिरफ्तार कर लो। वो आगे आगे भाग रहे हैं। उनको लगा भगत सिंह के हाथ में बम है, गिरफ्तार करते ही ये सर्विस कर देगा तुम्हारी, ठीक है। भगत सिंह पीछे पीछे, वो आगे आगे, पुलिस वाले आगे आगे भाग रहे हैं। फिर है ना
भगत सिंह जोर देकर कहते हैं, हाथ खड़े कर लेते हैं, बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमें गिरफ्तार कर लो। तब जाकर अंग्रेजों को बहुत आगे चले गए ना, तब विश्वास हुआ इनके हाथ में रियल में कुछ नहीं है। फिर भगत सिंह को क्या किया गया था, गिरफ्तार। तारीख कब थी, 8 अप्रैल 1929। और ये वो प्यारे बच्चों मनहूस तारीख थी। इसके बाद भगत सिंह कभी जेल से बाहर नहीं आए। और जेल से बाहर 23 मार्च 1931 को ना भगत सिंह की क्या आएगी बेटा, लाश जेल से बाहर आएगी। 23 मार्च 1931 को हम भगत सिंह का क्या पढ़ते हैं, शहीदी दिवस पढ़ते हैं। और भगत सिंह को जेल कब हुई थी, 8 अप्रैल 1929 को जेल हुई, जब इन्होंने किस असेंबली में बम फेंका था, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इसके बाद भगत सिंह है ना कभी जेल से बाहर नहीं आए थे। कई किस्से हैं भगत सिंह के बारे में, तो कितने भी किस्से आप सुन सकते हो। कहते हैं एक दिन ना भगत सिंह का दोस्त है ना, मतलब इनकी एक इस HSRA में एक दोस्त था, वो कहता है कि इस पर भगत, उसको कहा अंग्रेजों ने गवाह बनाकर तेरे को छोड़ देंगे। तो वो कहता है कि भगत सिंह है ना, इनकी ये एसोसिएशन है ना बम बनाने का काम करती है। भगत सिंह को ना कटहरे में खड़ा कर दिया गया। और वहां पर पहले अदालत चलती थी ना, इधर जज बैठा होता था, इधर कटहरा लगा होता था। भगत सिंह सामने वो गवाह है जो कह रहा है भगत सिंह क्या बनाता है, बम बनाता है। तो भगत सिंह ना मतलब है इसने कभी जिंदगी में झूठ तो बोला ही नहीं, ठीक है। लेकिन उस दिन ना भगत सिंह ने ना जानबूझकर कहा कि सरकार मेरे को बम बनाना नहीं आता, ठीक है, मेरे को बम बनाना आता ही नहीं, हमारी संगठन कैसे बम बना सकता है, ठीक है। पीछे मीडिया बैठी हुई थी, ठीक है। तो अगर भगत सिंह कहता है कि तूने हमें बम बनाते हुए देखा है तो तू बता बम कैसे बनता है, ठीक है। फिर उसने बताने लग गया कि सर, जज को वो बताता है जो गवाह कि ये सर ऐसे ऐसे बम बनाते हैं, पहले है ना ये कोई मतलब गोला बारूद इकट्ठा करते हैं, फिर उसको कवर करते हैं। यानी उसने बम बनाने का क्या बता दिया, पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया कि ऐसे ऐसे क्या बनता है, बम बनता है। तो भगत सिंह ने कहा कि कल को एक भगत सिंह बम बना रहा था और आज के बाद हर घर में क्या बनाएगा, नए बम बनाए जाएंगे, क्योंकि वो मीडिया ने सारी चीजें लिख ली थी और वो मीडिया वहां से चली गई। तब जाकर भगत सिंह ने कहा कि कल को तो एक भगत सिंह बम बनाता था, अब हर घर में क्या बनाए जाएंगे, बम बनाए जाएंगे। तो अगले दिन मीडिया में खबर आ गई कि ऐसे ऐसे बम बनाता है भगत सिंह। तो उस तरीके से भगत सिंह ने एक तरीका दे दिया कि किस प्रकार से हम अपने घरों में क्या बना सकते हैं, बम। कितना शातिर दिमाग होगा ये इंसान, ठीक है। और 107 दिन की भूख हड़ताल की थी भगत सिंह ने, 107 दिन। और उस टाइम है ना ये भारतीय इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़ताल थी उस टाइम। एक भगत सिंह का दोस्त था, ठीक है, जतिन दास, उसकी भूख हड़ताल के कहते हैं 63वें या 64वें दिन क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो भगत सिंह को 8 अप्रैल 1929 को कहां डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। कब डाल दिया गया, 8 अप्रैल 1929 को इनको जेल में डाल दिया गया। अब अंग्रेजों के पास है ना, मतलब भगत सिंह ने बम फेंका, उससे कोई मरा तो नहीं था ना, ठीक है। अब अंग्रेजों को लगा कि भगत सिंह को तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका तो कोई कसूर नहीं है, इसने तो किसी को मारा नहीं है, ठीक है। फिर भगत सिंह का नाम आया लाहौर षड्यंत्र केस में। किस में आया, और ये लाहौर षड्यंत्र वो केस था जिसमें भगत सिंह ने किसको गोली मारी थी, सैंडर्स को गोली मारी। भगत सिंह पर ना पुराना केस है, इसके तहत जोड़ दिया गया। और क्योंकि अगर सेंट्रल असेंबली में भगत से बम फेंकने के कारण भगत सिंह को फांसी होती तो इनके साथ बटुकेश्वर दत्त को भी तो फांसी होती थी ना, ठीक है। तो इनको ना अगर पूछे भगत सिंह को फांसी क्यों हुई, तब आप कहोगे लाहौर षड्यंत्र केस के कारण भगत सिंह को क्या हुई फांसी, क्योंकि भगत सिंह ने किसको मारा था बेटा, सैंडर्स को मारा था। भगत सिंह ने किसको मारा था, सैंडर्स को भगत सिंह ने मारा था। भगत सिंह ने किसको मारा था, सैंडर्स को भगत सिंह ने मारा था। और जिसके चलते भगत सिंह को क्या होगी, फांसी होगी। तो किस षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह को फांसी होगी, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत है ना भगत सिंह को क्या होगी बेटा, फांसी होगी। किस षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह को फांसी होगी, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह को क्या दी जाएगी, फांसी दी जाएगी, ठीक है। अब कहते हैं भगत सिंह का एक दोस्त था जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर तिवारी भी कहा जाता है इनको, चंद्रशेखर आजाद। अब है ना ये भगत सिंह को क्या कराना चाहते थे, आजाद करवाना चाहते थे। और भगत सिंह को ना इसमें कह दिया गया कि भगत सिंह को ना फांसी की तारीख रख दी गई 24 मार्च
1931 को ना हम भगत सिंह को क्या देंगे, फांसी, क्योंकि इसका लाहौर मतलब ये केस था ना, इसका फैसला आ गया कि हम आने वाली कितनी तारीख को भगत सिंह को फांसी देंगे, 24 मार्च 1931। अब चंद्रशेखर आजाद है ना, वो किसको आजाद करवाना चाहते थे, भगत सिंह। उनको पता था कि इस युवा को आजाद करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन ना अब आपको पता है चंद्रशेखर आजाद अकेले पड़ गए थे, पहले भगत सिंह इनके साथ थे, तो अंग्रेजों के मुख्य निशाने पर थे चंद्रशेखर आजाद। एकमात्र ऐसा भारतीय है जिस पर अंग्रेजों ने क्या रखा था, इनाम रखा था कि कोई चंद्रशेखर आजाद को चाहे जिंदा पकड़ कर लाए या मुर्दा पकड़ कर लाए, हम आपको क्या देंगे, इनाम देंगे। ठीक है, जैसे शोले फिल्म पर गब्बर पर रखा होता था ना, ठीक है, चाहे उसको जिंदा पकड़ो चाहे मुर्दा, हम क्या देंगे, इनाम। मतलब इतना ज्यादा भगत सिंह का, इस चंद्रशेखर आजाद का क्या था, खौफ था। भगत सिंह का खौफ था, लेकिन भगत सिंह तो खुद को गिरफ्तार करवाना चाहते थे ना, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का बहुत ज्यादा खौफ था। तब कहते हैं एक दिन था 27 फरवरी 1931, जगह थी इलाहाबाद, जहां कुंभ का मेला लगता है, प्रयागराज, और पार्क का नाम है एल्फ्रेड पार्क। आज इस पार्क को हमें ना चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानते हैं। जगह कौन सी थी बेटा, इलाहाबाद। पार्क का नाम क्या था, एल्फ्रेड पार्क। तारीख क्या थी, 27 फरवरी 1931, यानी भगत सिंह की फांसी से लगभग 1 महीने पहले का टाइम था। 27 फरवरी 1931। ये चंद्रशेखर आजाद है ना, ये प्लान बना रहे थे कि हमें है ना भगत सिंह को कैसे आजाद करवाना है, और वहां पर अंग्रेजों को सूचना मिल गई कि चंद्रशेखर आजाद है ना, वो है ना अपने कुछ 2-4 दोस्तों के साथ है, किस पार्क में है, एल्फ्रेड पार्क। तो कहते हैं एल्फ्रेड पार्क को पूरा का पूरा चारों तरफ से किसने घेर लिया, पुलिस ने घेर लिया। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद पर कई राउंड फायरिंग होती है, तब इसको एहसास हुआ कि पूरे के पूरे पार्क को अंग्रेजों ने घेर लिया है। तो इसने अपने साथियों से कहा कि आप यहां से भाग जाओ। ठीक है, एक पेड़ था वहां पर, बोला इस पेड़ के रास्ते आप भाग जाओ, मैं कवर करूंगा आपको कि अंग्रेज आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो इनके दोस्त कहते हैं आजाद हम तेरे को छोड़कर नहीं जा सकते, तो ये कसम देता है कि आपको यहां से जाना होगा। तो अपने दोस्तों को वहां से ये निकालने में, ये चाहते तो खुद जा सकते थे, लेकिन इसने अपने दोस्तों को वहां से निकाल दिया। और लेकिन खुद है ना, कहते हैं इसके जो मतलब रिवाल्वर में 6 गोलियां थी मात्र, क्योंकि क्रांतिकारी के पास रिवाल्वर ही रखते थे। ठीक है, जितनी गोलियां थी ना उतनी इनके रिवाल्वर में थी। कहते हैं 5 गोलियों से इन्होंने 5 अंग्रेजों को, इतना खतरनाक निशाना था। ठीक है, एक बार इनका निशाना चूका था जब ये किसको मार रहे थे, सांड्रस को। उसके बाद इन्होंने बहुत काम किया, 5 गोलियों से 5 अंग्रेजों को मार दिया। जब इन्होंने चेक किया रिवाल्वर में कितनी गोली बची है, 1 गोली बची है, तब इन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी गोली से मरने से तो अच्छा है मैं मेरी भारत की गोली से मरना पसंद करूंगा। और ये अपनी कनपट्टी पर गन रखते हैं और चंद्रशेखर आजाद खुद को क्या मार लेते हैं, गोली मार लेते हैं एल्फ्रेड पार्क में। और कहते हैं जब इन्होंने खुद को गोली मारी ना, तो इनकी आंखें है ना खुली रह गई थी। कई बार इंसान की ना मरने के बाद भी आंखें क्या रह जाती है, खुली रह जाती है। अब अंग्रेज है ना वो इनके पास आए और दौड़ जाए दूर, बोला चंद्रशेखर आजाद कहीं नाटक ना कर रहा हो। ठीक है, वो इनके पास आते और दूर इन पर कम से कम उन्होंने 100 गोलियां चला दी, फिर भी इनकी आंखें बंद है नहीं हुई। अंग्रेज पास आए और दौड़ जाए, बोला ये नाटक कर रहा हो, जाते ये सर्विस करेगा, निशाना भी पक्का है। पास में आए और दौड़, फिर इनको ना इतनी हजारों राउंड, मरने के बाद भी हजारों गोलियां इन पर चलाई गई। फिर इनको एहसास हुआ कि चंद्रशेखर आजाद अब नहीं रहे। ऐसे योद्धा थे भारत में क्रांतिकारी। तो कब शहीद हो गए ये, 27 फरवरी 1931 को किस पार्क में शहीद हो गए, एल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए। ठीक है, अब है ना भगत सिंह की फांसी की तारीख थी 24 मार्च, लेकिन कहते हैं दिन था 23 मार्च 1931 का वो दिन था। ठीक है, कहते हैं भगत सिंह के साथ फांसी की सजा सुनाई गई थी राजगुरु सुखदेव, और किसको सुनाई गई थी, भगत सिंह को। अलग अलग केसों में सजा सुनाई गई थी कि तीनों को क्या होगी, एक दिन फांसी होगी। और वो तारीख कौन सी थी,
पहले बताया गया किस तारीख को फांसी होनी है, 24 मार्च को। कहते हैं बेटा 23 मार्च के दिन ही ना, कहते हैं जेल के बाहर है ना, क्योंकि भगत सिंह है ना अब युवाओं के दिलों में बस चुके थे। 23 मार्च को इतनी बड़ी भारी मात्रा में ना जेल के बाहर क्या इकट्ठा हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गई। अंग्रेजों को संदेह था कि अगर है ना भगत सिंह को फांसी 24 तारीख को दी गई ना, तो क्या पता भारतीय भगत सिंह को आजाद है ना करवा ले। ठीक है, तो भगत सिंह को 24 की बजाय फांसी कब दी जाएगी, 23 मार्च को। एक अंग्रेजी जेलर जाता है, भगत सिंह है ना लेनिन की एक पुस्तक पढ़ रहे थे और लेनिन की पुस्तक का आखिरी पेज बचा था, तो उन्होंने कहा कि भगत सिंह आपका अंतिम टाइम आ गया, आपको एक दिन पहले फांसी दी जाएगी। भगत सिंह खूब हंसते हैं और कहते हैं इससे पवित्र वेला मेरे जीवन में कोई नहीं आएगा। तो उस अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि इस बुक का एक पेज बचता है, इसको आप पढ़ लीजिए, मैं वेट कर लेता हूं। बोला इससे ज्यादा पवित्र टाइम नहीं आएगा, मैं अगले जन्म में इस बुक को पूरा पढ़ूंगा। कोई बात नहीं, उसने बुक को वहीं पर बंद किया, माथे से लगाया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वहां से निकल दिए। अगली बैरक से चंद्र इसको ले दिया जाता है राजगुरु जी को, और अगली बैरक से सुखदेव, क्योंकि तीनों अलग अलग बैरक में बंद थे। तो क्रांतिकारी जब ये जेल में फांसी के लिए ले जाए जा रहे थे ना, तो कोई भी कैदी ऐसा नहीं था जिनकी आंखों में आंसू ना हो, लेकिन ये तीनों वीर थे ना, ये हंसते हुए जा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जा रहे थे। और वहां पर कहते हैं फांसी है ना देने का काम किसका होता है, जल्लाद का होता है। और जल्लाद जब फांसी देता है ना, कहते हैं बेटा उसको शराब पिलाई जाती है बहुत भारी मात्रा में, क्योंकि एक इंसान है ना सिंपल किसी को फांसी नहीं दे सकता, क्योंकि सिंपल इंसान है ना उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता। आप कुछ भी कह दो कि हम उसको मार देंगे, लेकिन किसी को इंसान को मारना इतना आसान काम है नहीं होता है। तो कहते हैं उस जल्लाद का बाद में इंटरव्यू आया था, कहते हैं इतनी शराब पीने के बाद भी जल्लाद रोने लग गया। वो कहता है कि मैंने अपने जीवन में पता नहीं कितनों को फांसी दी, लेकिन 3 ऐसे योद्धा आए थे जो हंसते हुए खुद फांसी के फंदे को चूम रहे हैं। मैंने मेरे जीवन में ऐसे योद्धा नहीं देखे, क्योंकि मौत से पहले लोग रोने लग जाते हैं, लेकिन ये तीनों वीर हंस रहे थे। तो अंग्रेजी जेलर है ना भगत सिंह राजगुरु सुखदेव से अंतिम इच्छा पूछता कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि फांसी देने से पहले क्या पूछी जाती है बेटा, अंतिम इच्छा। ठीक है, कि आपकी अंतिम इच्छा, कोई छोटी मोटी इच्छा होती है ना वो पूरी कर दी जाती है। ठीक है, कई कहते हैं मेरी जगह तू फांसी पर चढ़ जा, ठीक है, ऐसी इच्छा पूरी नहीं होगी। कहीं कह दो जी मेरी अंतिम इच्छा ये है, ऐसी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो भगत सिंह से राजगुरु सुखदेव से अंतिम इच्छा पूरी पूछी गई, तो इन्होंने कहा कि एक बार हमारे आप हाथ खोल दो, हम तीनों एक दूसरे के गले लगना चाहते हैं। तो इनके हाथ खोले जाते हैं, तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं और ये फांसी के फंदे को हंसते हुए चूम लेते हैं। और 23 मार्च को इनको क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। तो क्रांति का जो बाहर भीड़ थी ना, वो एक साइड में चिता जली ना, तो 3 चिताएं जल रही थी। उनको पता चला कि उन्होंने एक दिन पहले ही क्या दे दी है, फांसी दे दी है। और भगत सिंह से उनकी मां है ना कहते हैं प्यारे बच्चों, फांसी से 2-3 दिन पहले मिलने जाती है, तो ये अपनी माँ को कहता है कि माँ तू रोने मत लग जाना, मेरे को जब फांसी होगी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ कमजोर है, वो रो रही है, तू मेरी अंतिम इच्छा ये पूरी कर देना। तो माँ होती है, माँ की आंखों में आंसू आए बगैर रहते नहीं है। तो किसी पत्रकार ने भगत सिंह को जब फांसी दी हुई तो माँ रोने लग रही थी, बोला आप इसलिए रो रहे हो ना, भगत सिंह शहीद हो गए। तो इसकी माँ विद्यावती कहती है मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं अपनी कोख पर रो रही हूँ कि मैंने एक भगत सिंह पैदा किया है, अगर मैं सैकड़ों भगत सिंह पैदा करती तो वो भी देश पर क्या कर देती, मैं न्योछावर कर देती। तो ऐसी माता को सलाम है। और भगत सिंह को कब फांसी दे दी जाती है, 23 मार्च 1931 को। मैं तो कहता हूँ वो जो रस्सी भी है वो भी रोई होगी जिसने भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के मतलब गले को चूमा होगा। बहुत मतलब ऐसे क्रांतिकारी इतिहास में कभी कभी क्या होते हैं, पैदा होते हैं। ठीक है, इनको फांसी दे दी जाती है 23 मार्च। और चंद्रशेखर आजाद कब शहीद होते हैं, 27 फरवरी 1931 को। किस पार्क में, एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में रहेगा। ठीक है, अब एक व्यक्ति है जिसका नाम था मास्टर सूर्य सेन। कौन था बेटा, मास्टर सूर्य सेन। ठीक है, और ये कहते हैं
इन्होंने एक चटगांव, चटगांव आज है बांग्लादेश में, पहले ये होता था बंगाल में, ठीक है, क्योंकि बंगाल से ही क्या बना था बेटा, बांग्लादेश आगे चलकर, ठीक है। तो चटगांव आज कहां पर है, बांग्लादेश में। कहां पर है चटगांव आज, बांग्लादेश में। तो मास्टर सूर्य सेन ने ना एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, शस्त्रागार। शस्त्रागार क्या होता है बेटा, जिसमें ना गोले बारूद वगैरह अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। लिख लो, मास्टर सूर्य सेन ने किसकी स्थापना की थी, शस्त्रागार की स्थापना की थी। कहां पर की थी बेटा, चटगांव में की थी। और चटगांव आज कहां पर रहेगा, कहां पर रहेगा, बांग्लादेश में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा, बांग्लादेश में रहेगा। कहां पर रहेगा, बांग्लादेश में क्या रहेगा आपका, चटगांव रहेगा। तो कहते हैं इन्होंने ना क्या किया, मास्टर सूर्य सेन है ना बहुत इंटेलिजेंट इंसान था। इन्होंने ना अपनी एक आर्मी तैयार की और उसको ना एक अंग्रेजों की ड्रेस पहनाई। जैसे अंग्रेज ड्रेस डालते हैं ना, सेम वो ड्रेस अपनी आर्मी को पहनाई। और अंग्रेजों ने सोचा कि ये अंग्रेजी आर्मी है, तो उनको अंदर जाने दिया। तो कहते हैं पूरा का पूरा अंग्रेजों का उन्होंने क्या लूट लिया, एक शस्त्रागार लूट लिया, ठीक है। तो मास्टर सूर्य सेन एक इंटेलिजेंट इंसान था। उसने कहते हैं कुछ मतलब भारतीय युवाओं की क्या तैयार की, एक आर्मी, उनको कौन से कपड़े पहनाए, अंग्रेजी। और वो है ना वहां पर बंगाल में गई और अंग्रेजों का एक शस्त्रागार था। अंग्रेजों ने सोचा ये तो हमारे भाई हैं, उनको अंदर जाने दिया। अंदर जाकर वो सारा शस्त्रागार इन्होंने लूट लिया। ये बात थी 1930 की। और कहते हैं 1934 में ना मास्टर सूर्य सेन को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी, ठीक है। 1934 में मास्टर सूर्य सेन को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। और ये किस शस्त्रागार की लूट के लिए बेटा, चटगांव या जो बंगाल है ना, पहले चटगांव कहां पर होता था, पश्चिम बंगाल का हिस्सा होता था। तो ये लूट के कारण किसका नाम आया था, मास्टर सूर्य सेन का। मास्टर सूर्य सेन पश्चिम बंगाल, इसे मास्टर सूर्य सेन दादा बोला जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ना, या आप चले जाओगे ना, बड़े भाई को क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं। आज प्रणब मुखर्जी को प्रणव दा बोला जाता था, दा, ठीक है। और आप कभी भी पढ़ने, सौरव गांगुली का नाम सुना होगा ना, बंगाल टाइगर, उन्हें प्यार से लोग दादा बोलते थे। क्योंकि बंगाल साइड चले जाओ, आप एमपी साइड चले जाओ, बड़े भाई को वो क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं। हम तो अपने पापा के पापा को दादा बोलते हैं ना, वो बड़े भाई को क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं। आपने सौरव गांगुली का भारतीय क्रिकेटर का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो पश्चिम बंगाल से थे, उन्हें क्या बोला जाता था, दादा बोला जाता था, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी को भी क्या बोला जाता है, दादा बोला जाता है। कई ऐसी जगह होती है बॉम्बे साइड, वहां पर पिता का नाम साथ में ऐड किया जाता है। जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर इनका पूरा नाम था, पिता का नाम क्या था, रमेश, तो उनका नाम क्या था, सचिन रमेश तेंदुलकर। तो कई ऐसी जगह होती है जिसमें पिता का नाम साथ में ऐड किया जाता है। तो इन्होंने ना मास्टर सूर्य सेन ने क्या किया, एक शस्त्रागार को लूटा। कब की बात है, 1930 की बात है, ठीक है। और 1934 में इनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई, ठीक है। अब बेटा कहते हैं कि 1937 में ना प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव होते हैं, ठीक है। ये भी क्रांतिकारी में पढ़ेंगे। प्रांतीय विधान मंडल के क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। और इसमें से ना 12 में से 8 सीट किसने जीती थी, कांग्रेस ने जीती थी, ठीक है। 12 में से 8 सीटें किसने जीती थी बेटा, कांग्रेस ने जीती थी। प्रांतीय विधानमंडल में 12 में से 8 सीटें कौन जीतने में कामयाब हुआ था, कांग्रेस जीतने में कामयाब हुआ था। 12 में से 8 सीटें किसने जीती थी बेटा, कांग्रेस ने। किस चुनाव की बात हो रही है, ये प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव की बात हो रही है। 12 में से 8 सीटें किसने जीतने में कामयाब रहा था, कांग्रेस जीतने में। 6 डायरेक्ट जीती थी, 2 पर इनको समर्थन था। लेकिन ना हरियाणा पंजाब की जो सीट है ना बेटा, उससे क्वेश्चन आता है, वो जीती थी यूनियनिस्ट पार्टी ने। और जो पार्टी किसने बनाई थी 1923 में, सर छोटू राम ने बनाई थी। तो हरियाणा पंजाब का जो एरिया था ना,
उसमें कांग्रेस नहीं जीती थी। कौन सी पार्टी जीती थी? यूनियनिस्ट पार्टी जीती। कुछ सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। ठीक है, तो ओवरऑल सबसे बड़ी पार्टी कौन उभर कर आई? कांग्रेस। 8 सीटें जीत रही है, तो कौन जीती? कांग्रेस जीती। 1 सीट यूनियनिस्ट पार्टी और 3 सीटें लगभग है ना वो मुस्लिम लीग या उनके समर्थित उम्मीदवार उस पे जीतने में कामयाब हुए। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। अब क्या होता है, अंग्रेज है ना 1939 में कौन सा विश्व युद्ध शुरू होगा बेटा? दूसरा विश्व युद्ध। और इसमें ना भारतीयों से बिना पूछे भारतीयों को किस में शामिल कर दिया? युद्ध में शामिल कर दिया। अंग्रेजों ने ना भारतीयों से क्या नहीं मांगी बेटा? राय नहीं मांगी। और अंग्रेजों ने भारतीयों को किस में शामिल कर दिया? युद्ध में शामिल कर दिया। ठीक है, अब भारतीयों ने पहले विश्व युद्ध में किसका साथ दिया? अंग्रेजों का, महात्मा गांधी के कहने पर। लेकिन ना पहले विश्व युद्ध के बाद है ना भारतीयों को अंग्रेजों ने साथ देने के बावजूद है ना कोई छूट नहीं दी। अब भारतीय इससे क्या थे? नाराज थे। और भारतीय कहते हैं हम किसी भी कंडीशन में किसका साथ नहीं देंगे? अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। उन्हें जबरदस्ती किस युद्ध में शामिल कर लिया जाता है? तो कांग्रेस ने क्या दे दिया? इन 8 सीटों से क्या दे दिया बेटा? इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा। तो मुस्लिम लीग ने कहते हैं 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। यही पेपर में क्वेश्चन आता है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया बेटा? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने, लिख लो, मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस है कब बनाया? तब आपका आंसर कब होगा? 22 दिसंबर 1939 को। क्यों मुक्ति दिवस मनाया? क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस से क्या मिल गई है? मुक्ति मिल गई है। क्योंकि कांग्रेस ने तो क्या दे दिया? 12 में 8 सीटों से इस्तीफा दे दिया और मुस्लिम लीग ने इस्तीफा नहीं दिया। तो इन्होंने कहा कि आज हमें कांग्रेस से क्या मिल गई है? मुक्ति मिल गई है। तो मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस है ना, रट लेना, कई बार एग्जामों में आ चुका है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। तो मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। कौन सा दिवस मनाया था बेटा? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मनाया। याद रह जाएगा ना? ठीक है, तो वो मतलब आजाद हिंद फौज वो अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। आज वाला टॉपिक समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और 1928 में वो HRA क्या बन जाता है? HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA में सचिंदर सन्याल और चंद्रशेखर आजाद और HSRA में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। और काकोरी केस कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ठीक है, और 1929 में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहां पर बम फेंका था? सेंट्रल असेंबली में क्या फेंका था? बम फेंका था, जिसके चलते इनको क्या होगी? फांसी। फांसी है ना इनको हुई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, जब इन्होंने किसको मारा? सांड्रस को मारा। सांड्रस को इन्होंने मारा दिसंबर 1928 में। चंद्रशेखर आजाद और किसने मारा था? भगत सिंह ने मारा। बम कब फेंका? 8 अप्रैल 1929। और इनको लाहौर षड्यंत्र केस में किसकी सजा सुनाई गई थी? फांसी की सजा सुनाई गई थी। इनको क्या सुनाई गई थी? फांसी की सजा सुनाई गई थी। स्टार्टिंग में 24 मार्च, फिर दी कब गई थी? लेकिन 27 फरवरी 1933 को किसको फांसी दे दी जाती है? वो कौन शहीद हो गया था? अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद में। 1937 में प्रांतीय विधानमंडल में कितनी सीटें जीती कांग्रेस ने? 8। हरियाणा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने क्या जीता था? इलेक्शन जीता था। याद रह जाएगा ना? और बस जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों से बिना राय पूछे शामिल किया गया तो कांग्रेस ने क्या दे दिया था? इस्तीफा। मुस्लिम लीग ने कब बनाया मुक्ति दिवस? याद रह जाएगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ गया आज वाला टॉपिक? ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऐसे ही मतलब ये मॉडर्न इंडिया है, 2 से 4 दिन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मॉडर्न इंडिया से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो आज जो लोहड़ी का पर्व है वो अच्छे से मनाना चाहिए। ठीक है, और सर को मैं बोल दूंगा मूंगफली रेवड़ी के लिए। ठीक है, वो भी मिल जाएंगे आपको।
कोई भी पर्व है ना उसको महत्व के हिसाब से हमें मनाना चाहिए, ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीरियस होंगे ना तो आईसीयू तैयार है, ठीक है। रिलैक्स होकर पढ़ाई किया कीजिए, ठीक है। तो सर को मैं बोल दूंगा, फिर आफ्टर लंच है ना थोड़ा सा सेलिब्रेशन है कर लेना, बाकी स्टडी आपकी डिस्टर्ब है नहीं होनी चाहिए। थैंक यू बच्चों।